हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोगों ने इससे पहले करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस देख लिए हैं और आप लोगों को वो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं. यू फाइंडिंग देम इंफॉर्मेटिव. इन केस यू हैव एनी ट्रबल, यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन रीच टू अस. आप लोगों के साथ राहुल सर का नंबर शेयर किया गया होगा. आप उन तक मैसेज अपना पहुंचा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं. कोई डाउट्स हो, आई एम सर्टनली गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू गाइस. ठीक है, उनसे बात करके आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं. तो यू ऐसा कुछ नहीं है कि ही विल बी ओनली देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. अगर कोई एजुकेशन कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उन्हें कॉल करेंगे तो भी वो कॉल मुझ तक पहुंच जाएगा. सो बेफिक्र रहें. चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस पर्सनालिटीज के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, बहुत ही प्यारा आज का टॉपिक है. और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, see, of course, we are all in this new normal wherein physical lectures are no longer an option available. So I would have certainly wanted it to be more of an interactive session. That is what I want, and that is what I love the most. But since that is not possible, what I'm trying over here is I'm trying it to be a little interactive. Now you'll have to be honest to yourself. Only then we'll be able to enjoy this process and we'll be able to enjoy this participation. So what I expect out of you is whenever I ask you some questions, आपके पास यहाँ पे भी चैट का ऑप्शन रहता है, कमेंट का ऑप्शन रहता है. वो करें, वो ना कर सकते हो तो कम से कम अपने आप के साथ ईमानदारी रखें, अपनी तरफ से गेस करने का प्रयास करें, आंसर करने का प्रयास करें. सवाल यह है कि सर आप तक वो जवाब कैसे पहुंचेगा, तो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी, मुझ तक जरूर पहुंचेंगी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो आज करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं. आपको सबसे पहले इस बिजनेस पर्सनालिटी को पहचानना है. क्या आप इसे पहचान सकते हैं? कौन है ये? मैंने कुछ लोगों से पूछा ये कौन है, तो एक मेरे को जवाब मिला, क्योंकि अभी करंट माहौल में काफी नाम उस बंदे का आया हुआ है. तो किसी ने मेरे को कहा सर ये तो करण जौहर है, हॉस्टल के दिनों की फोटो है, उस समय काफी मोटा हुआ करता था सर, बाद में सर ही लॉस्ट वेट. ठीक है, तो करण जौहर कुछ लोगों का जवाब था. आप में से किसी का जवाब ऐसा है? तो ओके, जो लोग अभी भी गेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक और क्लू देता हूं. आप इस फोटोग्राफ को देखिए और पहचानिए कि ये कौन है. ठीक है, इज द सेम गाय. आपने अभी तक सिर्फ इतना सा पोर्शन देखा था. नाउ व्हेन यू सी हिम विद हिज एंटायर फैमिली, तो ऑब्वियसली ये तो यश जौहर है नहीं. यश जौहर आपको पता ही होगा, करण जौहर के पिताजी हीरू जौहर, यश जौहर, है ना. तो ये तो कोई और ही व्यक्ति नजर आ रहा है. एंड आई एम श्योर आप अब तक आंसर तक पहुंच गए होंगे. जो अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो इस क्लू के बाद आई डोंट थिंक कोई ऐसी बात बाकी रह जाती है. ये क्लू पहुंचने के, ये क्लू तक आने के बाद में तो आपको 100% आंसर पता चल रहा होगा कि ये व्यक्ति कौन है. ठीक है जी, ऑफ कोर्स बहुत सही आपने पहचान लिया होगा अभी तक. इस बंदे का नाम है मुकेश अंबानी. ठीक है जी, इसको रखा हुआ है हमने, हमारे लिए काम करता है, ये एम्प्लॉय है हमारा. सवाल है कि सर सिर्फ आपका नाम मुकेश है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी फेंकने लगेंगे. बट देखो, लिटरली टेक्निकल सेंस में ही इज माई एम्प्लॉय, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, है ना. एंड आप शायद आप में से भी कई लोगों का ये एम्प्लॉय हो, बिकॉज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय है. रिलायंस इंडस्ट्रीज से सैलरी लेता है और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं. तो ये हम सबका एम्प्लॉय हुआ कि नहीं हुआ? चलो सर, ये तो सर दिल बहलाने के लिए एक ख्याल गालिब अच्छा है. बाकी सर ये इसको कौन एम्प्लॉय रख पाएगा, ये तो सबको पता है. ठीक है जी, तो अच्छी बात है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं. वन ऑफ द श्रूडेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, है ना. श्रूड एक वर्ड होता है बच्चों, जो बिजनेस में बहुत चतुर होता है, तेज धार वाला होता है, उसे श्रूड कहते हैं. ठीक है जी, तो काफी श्रूड बिजनेसमैन है ये इनके छोटे भाई साहब हैं अनिल अंबानी, जो कि अभी फिलहाल बैंकरप्सी झेल रहे हैं.
लेकिन राफेल की डील में फिर भी इनको नाम मिल गया और ये लोकल पार्टनर बन गए। आइडियली वो काम जाना चाहिए था HAL के पास। HAL का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के दौरान हम HAL के बारे में भी बात करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उस कंपनी का नाम है जो ध्रुव नाम का एक बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर, बहुत ही पॉपुलर हेलीकॉप्टर इंडिया के लिए बनाती है। ठीक है जी। उस दिन जब मैंने आपको राजनाथ सिंह की फोटोग्राफ शायद नहीं दिखाई है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे भी अपने HAL की बात करेंगे एक बार फिर। ठीक है जी, एक सेकेंड। अच्छा जी, ये आ गई इनके परिवार की फोटो। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये इनका परिवार है ना। ये मुकेश अंबानी जी जो है, बड़ी रिस्पेक्ट तो मैं करता हूँ इनकी, लेकिन समहाउ ये हमेशा कॉन्स्टिपेटेड नजर आते हैं। आई डोंट नो व्हाई। यू लुक एट एनी ऑफ हिज फोटोग्राफ, आप गूगल इमेजेस पे जाके सिर्फ मुकेश अंबानी लिखिए, 50 फोटोग्राफ आपको दिखाई देगी और ये सेम एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा, चाहे इनके घर में शादी हो चाहे कुछ भी हो। ही इज ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड। द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज नॉट एबल टू हैव अ क्लीन बाउल मूवमेंट। नेवर माइंड, चलिए। तो ये, अच्छा, अब सवाल है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं मुकेश अंबानी के बारे में जो हम सब जानते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस नो, दैट ऑल ऑफ अस आर अवेयर। तो आप लोग इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्या जवाब है इसका? सर, मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस। यस, ऑफ कोर्स, IPL की टीम। प्लस सर, उसके बेटे बेटियों की शादियां हुई काफी धूमधाम से, तो वो हम सब ने देखा। दिस इज, क्या नाम था उसका, ईशा अंबानी की वेडिंग की फोटोग्राफ, श्लोक वगैरह। तो ये सारा तामझाम हमको पता है। प्लस नाउ दिस इज द वर्ल्ड फेमस एंटिला, है ना, जो आज की डेट में दुनिया का सबसे महंगा घर है ना। आज के रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। इट हैज 3 हेलीपैड्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये वाली पूरी जगह है। फैमिली रेसिडेंस है यहाँ पे। मेंटेनेंस फ्लोर, यहाँ पे गेस्ट अपार्टमेंट्स हैं, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, आउटडोर गार्डन्स, 50 seat cinema hall, and then 6 floors of parking. So the one thing that occupies the maximum amount of space in their house is cars and parking, because अब जानते हैं बॉम्बे में पार्किंग कितनी बड़ी भसड़ है। चलिए, तो आगे चलते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं मुकेश भाई अंबानी के बारे में। ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ये चीज़ें मुझे थोड़ी ढूंढ के बतानी है। ये इमेज मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करी है, आप मुझे इस इमेज का राज ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, ये छोटा सा आपका होमवर्क है, बहुत मासूम सा, प्यारा सा आपके लिए ये मैं होमवर्क रख रहा हूँ। आपको इस होमवर्क के लिए क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये इमेज मैंने यहाँ पे क्यों रखी है और इस इमेज का क्या रिश्ता है मुकेश अंबानी के साथ में। एक और इमेज जो यहाँ पे देख रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इमेज है, क्योंकि मुकेश अंबानी हैज बीन अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर अस, यानी कि फॉर इंडिया एज अ कंट्री। देन देयर इज अनदर फोटोग्राफ। अच्छा, ये व्यक्ति कौन है, पहचान सकते हैं क्या? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे, अरे मैं क्यों आपको जवाब दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट। ये व्यक्ति कौन है, आपको ये मुझे बताना है। ठीक है ना। ये दो व्यक्ति जो हैं, एक तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी और दूसरा ये जो जेंटलमैन है, ये दो लोगों को यूएस की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इनको मेंबरशिप दी गई है। तो दिस इज समथिंग दैट वी डिड नॉट नो अबाउट हिम। बैंक ऑफ अमेरिका जो है, बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड है, बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड है, उसके ऊपर भी मुकेश अंबानी का प्रेजेंस रहा है, एंड ही इज बीन अ पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड। एंड देन ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन है, उसके भी वो हिस्सेदार रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं। केमिकल इंजीनियर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। MBA इन्होंने कहाँ से किया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। तो कैसा होता है देखो, आई डिड माई MBA फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड सिम्बायोसिस।
ठीक है, SIBM पुणे कॉलेज का नाम है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे। तो जब मैं MBA कॉलेज में जा रहा था तो मेरा इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा था। मेरी प्रोफाइल ऐसी थी कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ CS भी कंप्लीट किया था, फिर मैंने 3 साल बिजनेस भी किया था, इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का। और उसके बाद में अचानक सब सवाल आता है कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो बिजनेस क्यों, और बिजनेस में मतलब MBA क्यों, और MBA करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों। तो काफी समय तक ये इंटरव्यू चलता रहा, बातें खिंचती रही, और फिर अचानक से बात इस एंगल पे चली गई कि भाई अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए MBA वगैरह की जरूरत नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी का मुझे मेरे डायरेक्टर ने सीधा क्वेश्चन पूछा कि धीरू भाई अंबानी जो है वो इंडिया के रिचेस्ट आदमी हैं, और उन्होंने इतना बड़ा इंडस्ट्री बनाया है, इतनी बड़ी कंपनी को बनाया है, उनको तो कभी MBA की जरूरत नहीं पड़ी थी। और वहां पे लकीली ये वाली बात जो है कि मुकेश अंबानी इज एन MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली बात मुझे याद थी। तो मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि सर, इन माय हम्बल ओपिनियन, I do appreciate and understand the fact that Dhirubhai Ambani never went ahead and did a solid formal education. But then even he is aware of the fact that the times have changed, and he's acknowledged that fact and appreciated the change that has happened, and that's the reason why he made sure that both his sons pursue an MBA from a well-known college, from a reputed institute, and that's the reason why even if I would want to eventually get into entrepreneurship, I would still want to get a formal education in the form of MBA. I don't know if they liked that answer or not, but luckily I got into the college and I was able to do my MBA from there. ठीक है, तो ये MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली बात है, ये अपने को याद रखनी है। रिलायंस के बोर्ड पे 1977 से जूनियर बोर्ड पोजीशन उनको दी गई 1977 में, तब से वो रिलायंस के बोर्ड पे हैं, और इवेंचुअली आज ऑफ कोर्स वो उसको हेड कर रहे हैं। मेंबर ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने आपको बताया पीछे हमने इमेज देखी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाया जा रहा था तो उसके फाउंडेशन बोर्ड के ये सदस्य थे। उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन भी हमने फोटोग्राफ में देखा। ठीक है जी, तो आपका बेसिकली एक बार वापस से बता दूं आपका होमवर्क क्या है। आपको ये फोटोग्राफ का रीजन मुझे बताना है, व्हाई डज दिस फोटोग्राफ एग्जिस्ट ओवर हियर, और ये जेंटलमैन कौन है, ये आपको मुझे बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप जेन्युइनली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, तो ही ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बनेगी, अदरवाइज इट वुड नॉट बी मच फन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अब आपको इन्हें पहचानना है। ये व्यक्ति कौन है बच्चों? हु इज दिस फेलो? बता पाएंगे? नहीं? अब तो बता पाएंगे? जी हाँ सर, अब तो कोई भी बता पाएगा कि ये अजीम प्रेम जी हैं। बहुत बढ़िया जी। Okay ji. Azim Premji is of course one of the 10 richest people in India, and he's always featured in that list for a very long period of time. Now, if you could tell me what is the name of the company that he heads, what is the name of the company that he's been running? तो बहुत आसान सा वो सवाल है, उसका जवाब है विप्रो। But that's not my question. My question is, आपको मुझे ये बताना है ढूंढ के कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, आपको मुझे जवाब देना है कि विप्रो का मतलब क्या होता है। What does Wipro stand for and why? What does Wipro stand for and why? ठीक है जी, सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आपको मुझे देना है। What does Wipro stand for and why? नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्वियसली कवर करूंगा, आपको जवाब भी दूंगा, और जिन्होंने सही जवाब दिया होगा उनका नाम भी लूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अपने को लिखा हुआ है कि विप्रो अप्लाइंग थॉट, बहुत बढ़िया, ये इनका टैगलाइन है। अब अजीम प्रेम जी की जो कहानी है, आइए पढ़ते हैं क्या कहानी है। ड्रॉप आउट एट 21 फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करने गए हुए थे,
और अपेरेंटली व्हाट हैपेंड इज हिज फादर डाइड। अजीम प्रेमजी के जो पिताजी थे वो खुद भी एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे, एंड उनकी जो पॉपुलैरिटी है एज अ बिजनेसमैन, उसका एक चर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी अगली स्लाइड पे। But right now you have to understand that his father expired and there was business which needed to be taken care of. So he had to kind of drop out from his university, जबकि उनका सिर्फ शायद एक ही सेमेस्टर बचा हुआ था. So he was very close to getting his degree, but then he had to drop out. और उसके बाद में उन्होंने 1995 में, कुछ 20-30 साल बाद, उन्होंने उस कोर्स को कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पूरा किया. कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पूरा करके आज उन्होंने बहुत ही गर्व से स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी अपने ऑफिस में लगाई हुई है. एंड अपने इंटरव्यूज में उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था दैट हाउ दैट डिग्री होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन हिज लाइफ, एंड कैसे उन्होंने हाउ इट टुक हिम मोर देन 30 years, 25-30 years to complete that degree. In 2001 he started अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और दिस इज कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, जब कोरोना के डोनेशंस की कंपैरिजंस चल रहे थे और एक रिकॉर्ड बनाना था सबको कि भाई कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसमें अक्षय कुमार का नाम आया, मुकेश अंबानी का नाम आया, रिलायंस का नाम आया, तो वहाँ पे अजीम प्रेमजी का भी नाम आया था कि भाई ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स. द रीजन वाई ही इज बीइंग कंसिडर्ड एज बिगेस्ट डोनर्स इज बिकॉज उन्होंने ऐसा माना है कि ही इज गोइंग टू गिव अवे ऑलमोस्ट ऑल हिज वेल्थ टू अजीम प्रेमजी फाउंडेशन. और जो उनके बेटे हैं ऋषद, और उनके लिए वो कुछ छोड़ के ज़्यादा जाएंगे नहीं. उनका ऐसा मानना है कि अगर वो केपेबल होगा तो खुद ही कमा लेगा, और अगर वो केपेबल ही नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग हिम एनी मनी. तो हिंदी में एक दोहा है जो बचपन में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय. यानी कि आपकी औलाद, आपकी संतान अगर सपूत है तो वो अपने आप अपने हिस्से का, अपनी काबिलियत से पैसे कमा लेगी. आपको उसके लिए कुछ पैसे संचय यानी कि इकट्ठा करना, जोड़ना, आपको उसके लिए कुछ पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और पूत अगर कपूत है यानी कि नालायक है, तो भी आपको उसके लिए पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप उसके लिए जो पैसे जोड़ेंगे वो सारा पैसा वो कहीं और ही जाके चूना लगाएगा. ठीक है जी, बात समझ में आई. तो असिस्टेड मोर देन 16,000 स्कूल्स, इंडिया के कुछ 16,000 स्कूल्स को इन्होंने आईटी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करा है अपने फाउंडेशन के पैसे से, और उनको एजुकेशन में और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया है. अब वो रिटायर हो चुके हैं. सन ऋषद प्रेम जी हैज टेकन ओवर एज चेयरमैन. ठीक है जी. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सोप टू सॉफ्टवेयर बेहेमोथ, यानी कि इनके पिताजी जो हैं उनके समय से लेके अभी जो अजीम प्रेम जी का दौर है उसमें बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के अंदर विप्रो ने अपना हाथ आजमाया है. और आज भी अगर आप देखोगे तो वो साबुन भी बनाती है. विप्रो की कौन सी साबुन आती है, बता सकेंगे क्या? विप्रो कौन सी साबुन बनाता है? सर विप्रो साबुन बनाता है संतूर. संतूर. मम्मी, मम्मी, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है. जी हाँ, बिल्कुल वही वाली संतूर साबुन जो है वो विप्रो बनाता है. इसके अलावा उनका जैसे ये विंटर वेयर को वॉश करने के लिए इजी वॉश या ऐसा कुछ नाम का एक प्रोडक्ट भी आता है. और अभी कोरोना काल में ऑफ कोर्स उन्होंने डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर सबने सब कुछ बना लिया है. ये फोटोग्राफ है, किनके साथ है ये फोटोग्राफ? कौन है ये लेडी, बता सकेंगे क्या? चलिए ये भी छोटा सा होमवर्क ही दे देता हूँ. इस फोटोग्राफ में व्हाट इज ही डूइंग एंड व्हाई इज दिस फोटोग्राफ बीइंग प्लेस्ड ओवर हियर एंड हु इज दिस लेडी. ठीक है जी. तो मुकेश अंबानी के बारे में 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे. यहाँ पे इस फोटोग्राफ रिलेटेड देखिए, टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पूछ के कोई मतलब नहीं है, गूगल करके आप झट से पता चेक कर लेंगे. तो प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछूं जो कि इमेज वाले हों, तो कम से कम आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े. ठीक है जी. तो आपको पहचानना है कि भाई ये फोटोग्राफ किस युवती की है और क्यों ये फोटोग्राफ यहाँ पे रखी गई है. चलिए आगे चलते हैं. ये हैं मोहम्मद हशीम प्रेम जी, यानी कि अजीज प्रेम जी के पिताजी. और अजीज प्रेम जी के पिताजी और ये व्यक्ति को आप जानते हैं कि नहीं? हुँ? नहीं. मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना. जिन्ना ऑफ कोर्स कायदे आजम कहा जाता है इनको, पाकिस्तान के कायदे आजम. और
ये मोहम्मद हशीम प्रेमजी जो हैं वो भी कच्छ एरिया से ही थे, गुजरात के कच्छ प्रोविंस से थे, और उस एरिया में वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी उनका नाम था फॉर बीइंग अ वेरी वेरी एस्ट्यूट बिजनेसमैन. एंड दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन देयर वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया, Muhammad Ali Jinnah offered Muhammad Hashim Premji to become the first finance minister of Pakistan. तो इतनी इनकी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल और बिजनेस समझ को रिस्पेक्ट करा जाता था कि उनको ऑफर करा गया कि भाई मैं एक नया मुल्क बना रहा हूँ, आप उस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए. बट ऑफ कोर्स ही डिनाइड इट, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को. एंड अच्छा है, ये इंडिया की अच्छी फॉर्चून थी दैट ही स्टेड बैक इन इंडिया एंड देन दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाज बॉर्न. चलिए, तो ये कहानी थी. इसके बाद में अब हम चलते हैं, इस व्यक्ति को पहचानो जरा, कौन है ये? अरविंद केजरीवाल का छोटा भाई. बताइए जी, पहचान पा रहे हैं? फोटो में देखिए, देवी माता के साथ इनका विवाह हो रहा है. कौन है ये व्यक्ति? हाँ जी, नहीं, दिस इज कुमार मंगलम बिरला, है ना? तो कुमार मंगलम बिरला जो हैं बच्चों, ये नाम तो हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा समझने लायक है, और भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये नाम सिग्निफिकेंट है. इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अपना आईसीएसआई है, या मैं कहूँ सेबी है, आरबीआई है, ये बहुत सारी चाहे तो C2 का नाम ले लूँ या एसोचेम का नाम ले लूं, इन सबके साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है. एंड एट अ वेरी यंग एज इनको इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति जो समझ थी, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया. और इनफैक्ट जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे बच्चों, आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे, है ना? आप लोग सीएस कर रहे हैं बच्चों, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना कि आप लोग गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बनेंगे लाइफ में. गवर्नेंस प्रोफेशनल्स, जीपीज बनने वाले हैं आप लोग. और आपका ये काम होगा कि भैया आप मॉनिटर करें कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड कैसा चल रहा है, लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाला जाएगा. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है. और आप जब एग्जीक्यूटिव में आएंगे, प्रोफेशनल में आएंगे, तो आप लिस्टिंग अग्रीमेंट पढ़ेंगे, क्लॉज 49 वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि जब इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सेटअप करने की बात चल रही थी या रिवैम्प करने की बात चल रही थी, तो बाहर की ऑब्वियसली कैडबरी कमिटी थी यूके वगैरह में, यूएस में सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट था. ठीक है ना? ये सब शो ऑफ कर रहा हूं थोड़ा अपनी लॉ की नॉलेज का. लेकिन इंडिया में कुमार मंगलम बिरला कमेटी थी, यानी कि भैया इनको चेयरमैन बनाया गया एक कमेटी का, और इनको कहा गया कि सर आप चेयरमैन बन के ना कुछ हमें रिकमेंडेशंस दीजिए कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से डील करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए. तो एंड दैट टाइम ही वाज नॉट इवन 35. तो आप इमेजिन कीजिए कि एट सच यंग एज ही वाज बीइंग entrusted with such a huge responsibility, which goes a long way in establishing the fact कि कुमार मंगलम बिरला जो हैं वो बहुत ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में तो कम से कम बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं. ठीक है जी. इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं. एसोचेम के साथ जुड़े हुए हैं. C2 इसको कहा जाता है, CII है लेकिन ऑब्वियसली रोमन नंबर 2 की तरह लगता है, तो इसलिए इसे C2 भी कहा जाता है, विच इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. MCA जो है आप लोगों के लिए वो बजवर्ड बना हुआ रहेगा जैसे ही आप लोग एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे. इनफैक्ट शायद आप लोग CACET के दौरान भी MCA नाम सुने. कंपनी लॉ वगैरह के जो लेक्चर्स होंगे, अमित भाई से आपने लेक्चर, सॉरी, जो कंपनी लॉ के लेक्चर्स वगैरह होंगे, तो इसमें ज़रूर आपको ये वाला नाम सुनाई देगा. ठीक है जी.
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम यहाँ पे आपको समझ में आया। इसके बाद में अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बिरला परिवार के बारे में थोड़ा। जो बाहर के लोग हैं उनको ये थोड़ा, स्पेशली जो कैलकाटा के लोग हैं उनको तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कैलकाटा से ही बिरला परिवार उठा था और कैलकाटा से ही उन्होंने उन्नति करी, तरक्की करी। तो हमारे वहाँ पे तो हर स्कूल जो है, तो वहाँ पे जीडी बिरला सभागार है, जेडी बिरला स्कूल है, कॉलेजेस हैं, प्लानिटोरियम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर है, सब कुछ है, राइट। तो बिरला काफ़ी हाउस होल्ड नेम है वहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप ऑब्जर्व करो ना, बहुत सारे बिजनेसेस एक्चुअली, ऑब्वियसली, क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, तो उस समय तो फाइनेंशियल कैपिटल कैलकाटा ही था। तो इस वजह से आज अगर आप देखें, आईटीसी कंपनी जो है वो इंडिया में है, कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर था। ब्रिटानिया जो है, इनके अभी भी हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं। इनफैक्ट जो लक्ष्मी नारायण मित्तल हैं, जिनका, जो कि आज वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील ट्रेडर हैं, आर्सेलर मित्तल नाम से उनका बिजनेस है, वो सारे लोग कैलकाटा से ही ओरिजिन रखते हैं अपनी। और मैंने पुराने वीडियोस में आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर भी दिखाया था और मैंने बताया था कि ये भी किसी ज़माने में कैलकाटा में ही था। तो खैर, राजा बलदेव दास बिरला की फैमिली में जेके बिरला, आरडी बिरला, जीडी बिरला और बीएम बिरला का परिवार है। अब अभी कुमार मंगलम बिरला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और नाम, ये यशोवर्धन बिरला या यश बिरला, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। टीयूआई में पेज 3 जो रहता है, कैलकाटा टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, उसमें आप देखेंगे कि इसको पेज 3 पार्टीज वगैरह करते हुए कई बार इसकी फोटोग्राफ आती है, टैटू वैटू बनाए हुए। ठीक है जी। बिजनेस वाइज ऑब्वियसली काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं वो, और इनका शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसने 1 रुपया कमाया हो, सब में लॉस मेकिंग है। बट यस, कुमार मंगलम बिरला इज ऑब्वियसली सक्सेस स्टोरी। आदित्य विक्रम बिरला, इनके पिताजी जो थे, वो भी काफ़ी कामयाब थे बिजनेस में। और अभी कुमार मंगलम बिरला के बारे में अगर हम पढ़ें, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, नेशनल काउंसिल ऑफ C2 मैंने आपको बताया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एपेक्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एसोचेम, चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एमसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन ट्रेड एंड सेबीज केएमबीसी का मतलब हो गया कुमार मंगलम बिरला कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सेबी के साथ जुड़े हुए हैं, आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं, एमसीए के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें इस बात को प्रूव करती है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में या रेगुलेशंस के मामले में काफ़ी रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। ठीक है। अब आपने बिरला नाम जरूर सुना होगा बच्चों, लेकिन अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे 10 ब्रांड्स बताइए जो बिरला जोन करते हैं, कैन यू गिव मी 10 ब्रांड्स जो बिरला जोन करते हैं, तो आपके पास में शायद बिरला वाइट सीमेंट आ जाएगा कि सर हमने सुना है बिरला वाइट सीमेंट, और जेके बिरला पुट्टी का नाम हमने सुना है। और क्या नाम है बिरला ग्रुप के जो आपने सुने हैं, बता पाएंगे? बहुत पॉपुलर नाम है, मैं शायद बहुत पॉपुलर नाम है, मैं आपको नाम बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो आप बोलेंगे अरे ये तो आना चाहिए था। दिखाऊं? एलन सॉली, आपने सुना है 100%। फिर आपने सुना है वैन ह्यूजन, आपने सुना है अल्ट्राटेक, आपने सुना है ज़रूर। द कलेक्टिव करके है ये, कुछ लोगों ने देखा होगा शायद, बॉम्बे में कलेक्टिव का स्टोर है फिनिक्स मॉल में, और दिल्ली में भी शायद एक कलेक्टिव का स्टोर है। कपड़ों की दुकान है, हाई एंड कपड़ों की दुकान है। फॉरएवर 21 आप लोगों ने देखा होगा। ओके, देन ऑफ कोर्स पीटर इंग्लैंड इज अ वेरी फेमस ब्रांड, आप सबने सुना ही होगा। पैंटलून्स, लुई फिलिप, लिनन क्लब, रोहित बाल करके एक फैशन डिजाइनर है, वो उसका ऐड करता है लिनन के कपड़ों के लिए, लिनन क्लब। ठीक है। फ्रेश रैप, फ्रेश पैक और फ्रेश रैप जो एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, ये नाम भी आपने सुने होंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि हिंडाल्को नाम से बिरला परिवार का बहुत पुराना एल्यूमिनियम के बिजनेस से जुड़ाव था।
इसके बाद में पीपल। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर पैंटलून तो हमने सुना है, कि सर किशोर बियानी का है। फ्यूचर ग्रुप जो कि बिग बाजार को भी ओन करते हैं, पैंटलून को भी ओन करते हैं, सेंट्रल को भी ओन करते हैं, ई जोन को, ई मॉल को, ये सारे ब्रांड्स तो उनके हैं सर। फिर आपने पैंटलून्स कुमार मंगलम बिरला के यहाँ पे क्यों रख दिया है? तो आपको मुझे ये जवाब देना है। चलो, कुमार मंगलम बिरला का होमवर्क भी मिल गया आपको। तो आपको मुकेश अंबानी में भी होमवर्क मिला, अजीज प्रेम जी में भी आपको होमवर्क, अजीम प्रेम जी में भी आपको होमवर्क मिल गया, और अब आपको कुमार मंगलम बिरला का भी होमवर्क मिल गया कि पैंटलून्स का नाम अगर फ्यूचर ग्रुप ओन करता है तो बिरलास के पोर्टफोलियो में वो नाम क्यों रखा गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 3 होमवर्क मैंने आपको बता दिए, 3 पर्सनालिटीज के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। चौथी पर्सनालिटी पे चलते हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं बच्चों, जानते हैं कि नहीं? क्या नाम है इनका? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एप्पल में है सर ये स्टीव जॉब्स के जन्म में। नाम बताओ दुष्टों। टिम कुक, ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो ये कौन है जी? सर ये सीईओ हैं, एप्पल के सीईओ। ठीक है। और यूएसए 1960 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो डेली सैलरी है बच्चों, डेली सैलरी वो कुछ 3,61,08,517 रुपए है। 3.61 CR इज इज डेली सैलरी। अब अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सैलरी का अमाउंट बहुत कम दिखाई देगा, बट देन फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ स्टॉक वेस्ट होता है। ये जितने समय काम करते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में तो इनके हिस्से में शेयर्स आते हैं एप्पल के, और वो भी इनके लिए देखा जाए तो रेम्यूनरेशन ही है। इनको तो काम करने की वजह से वो पैसा मिला है, और उसको अगर अपने कंसिडर करते हैं तो लास्ट ईयर जो इन्होंने काम किया 2019 में, उस दौरान उनका डेली का सैलरी का अमाउंट आता था 3.61 करोड़। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि एक और व्यक्ति है जो इंडियन ओरिजिन का है, जिसका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो हैं वो अल्फ़ाबेट के हेड हैं, जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है और सारी कंपनीज को ओन करता है। एंड हिज डेली सैलरी समवेयर वर्क्स अराउंड 6 करोड़। 6 करोड़ के आसपास उनकी डेली सैलरी आती है। सो that's the kind of success that some of these people in the field of technology have had by just doing a job. Forget about Steve Jobs, who's been innovative and who's had the spark. ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं बच्चों, and they have been making such handsome money. ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में हमारे एक व्यक्ति हैं, ये कहीं पीछे नहीं रहते, हर व्यक्ति के साथ मिलने पहुंचते हैं। तो ये हो गए हमारे नरेंद्र भाई मोदी। अभी इन्होंने लुक चेंज कर रखा है, राम जन्मभूमि वाले मंदिर के प्रोग्राम के लिए शिवाजी वाला लुक ले रखा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, देखा होगा आप लोगों ने। कौन है जी ये व्यक्ति? सर टिम कुक है, इज द सीईओ ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। इससे पहले उन्होंने कहाँ पे काम किया सर? इससे पहले उन्होंने आईबीएम में और कॉम्पैक में काम किया। कॉम्पैक एक कंपनी थी, आपने नाम सुना होगा बच्चों, लैपटॉप वगैरह बनाती है। फीट्स क्या इन्होंने खास उखाड़ा है जीवन में? तो कहा है कि भाई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस करे इन्होंने। चाइना में रिटेल स्टोर जो एप्पल बहुत समय से प्रयास कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, उनको इवेंचुअली लॉन्च करा। एंड बैटल विथ एफबीआई। एफबीआई यानी कि जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, एफबीआई ने ऐसा कहा एप्पल को कि भैया आप हमें एक बैकडोर एंट्री दो। बैकडोर एंट्री दो यानी कि जो भी लोग एप्पल के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा एक्सेस दो कि हम लोग अगर उनके फ़ोन को देखना चाहें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इफ़ वी वांट टू एक्सेस देयर फ़ोन्स और इफ़ वी वांट टू टैप टू देयर कॉन्वर्सेशंस और इफ़ यू वांट टू स्पाई ऑन देम बेसिकली, तो हमें वो एक्सेस मिलना चाहिए। बट उसके लिए काफ़ी बवाल हुआ, एंड इवेंचुअली एफबीआई हैड टू टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, तो इसके लिए भी टिम कुक की काफ़ी तारीफ की जाती है। द biggest feature or the biggest achievement that probably we can consider is कि भाई स्टीव जॉब्स जैसे आइकॉनिक बंदे के जाने के बाद में
when it was felt that there is nobody who can actually replace him because he was so charismatic. वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली लीडर थे और इतने ज़्यादा प्रभावशाली नेतृत्व के धनी थे कि किसी को ऐसा लगता नहीं था कि उनकी जगह कोई और ले पाएगा. बट टिम कुक के अंडर एप्पल हैज़ नॉट ओनली been able to maintain its position but it has grown even stronger. तो obviously कहा जा सकता है कि he is probably one of the most successful CEOs to have ever led Apple. ठीक है जी. तो 1960 में इनका जन्म हुआ था, which makes him 60 years. ऑलरेडी सीनियर सिटीजन हो गए. यहाँ पे तो रिटायरमेंट की बातें होने लग जाती. लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कैश रिच कंपनी, सबसे ज़्यादा कैश रिच कंपनी को लीड कर रहे हैं. एप्पल आप लोगों को जान के आश्चर्य हो कि ज़ीरो डेट कंपनी है. एप्पल हैज़ ज़ीरो डेट ऑन इट. आप इंडिया की किसी भी कंपनी को जिसे आप बड़ा मानते हैं, जिस बिजनेस हाउस को आप बड़ा मानते हैं, उसे उठा के गूगल पे सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अरबों रुपए का उसके ऊपर में कर्जा है. लेकिन एप्पल के ऊपर ₹1 का डेट नहीं है. और इनफैक्ट अगर ना कंट्रीज को अरेंज करा जाए इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दे पोजेस, फॉरेक्स जिसको अपने कहते हैं, कि किसके पास में कितने डॉलर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैं, और उनको कंट्रीज की रैंकिंग करी जाए 1 2 3 4 करके. ठीक है. तो जैसे भाई चाइना के पास में $4 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, तो चाइना का नाम आ गया. ऐसे करके कंट्रीज की रैंकिंग अगर करी जाएगी बच्चों, तो 13th नंबर पे बाकी सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ के एप्पल आ जाएगा. सो एप्पल हैज़ मोर डॉलर्स दैन प्रोबब्ली द एंटायर फ्रांस और इटली और जर्मनी. इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज एप्पल के पास है, जो कि स्विस बैंक्स में रखा हुआ है. और चौड़े में अगले कहते हैं कि भाई हमने तो स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है, हम यूएस लाएंगे नहीं, लाने से टैक्स ज़्यादा लगता है, हमने कमाया है और हमने स्विट्ज़रलैंड में रखा हुआ है, हमें जब कैश की ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे, तब तक हमें ना डेट लेना है ना कुछ बात. ठीक है जी. तो कमाल की कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कंपनीज ऑफ योर जनरेशन. आगे चलता हूँ. ये व्यक्ति कौन है, इसको तो आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे. कौन है जी ये मासूम सा नन्हा सा बच्चा. इस फोटो को मुझे क्रॉप करना पड़ा क्योंकि इस कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे नाम दिख जाता. क्या नाम दिख जाता? एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिखता, विंडोज़ दिखता है ना. विंडोज़ बनाने वाला माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट चलाने वाला ऑब्वियसली बिल गेट्स. बिल गेट्स ये भाई साहब का नाम है. एंड बिल गेट्स शायद हम जब से पैदा हुए हैं तब से, और जब से हमने सबसे अमीर कौन है ये लिस्ट को देखना और इस लिस्ट को समझना शुरू किया होगा, तो उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा बार नाम दिखाई दिया होगा ऑब्वियसली वो एक ही नाम है, जो कि है बिल गेट्स. ठीक है जी. अभी कोरोना काल में इनका एक पुराना वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था. उस वीडियो में दिस इज़ लॉन्ग बैक, काफ़ी पुराना वीडियो है एंड इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ कोरोना पर से. बट उस वीडियो में इन्होंने ऐसा बोला कि द वर्ल्ड हैज़ बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ऑल द जायंट थिंग्स दैट वी कुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. हमारे यहाँ पे एंटी मिसाइल रडारें हैं. हम अगर कोई एस्ट्रॉयड प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहा हो तो उसको ब्लास्ट करने की काबिलियत भी रखते हैं. बट अगर कोई एक छोटा सा वायरस आता है, उस वायरस को रोकने का हमारे पास में कोई तरीका या कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम हमारे पास में नहीं है. और एक बॉम्ब या एक वेपन 1000 लोगों को, 5000 लोगों को, 10,000 लोगों को शायद मार सकता है, लेकिन एक वायरस जो है वो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को मार सकता है. बट हमने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं है. और ये वीडियो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. आप लिखें शायद बिल गेट्स वायरस प्रोटेक्शन कोरोना, तो शायद आपको वीडियो दिख जाएगा. ऐसा कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा उसका लिंक, आप देखिएगा. एंड इट्स वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर टुडेज टाइम.
एंड आज बिल गेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं निभाते हैं बिजनेस में, एंड टुडे ही इज़ मोर फेमस फॉर द फाउंडेशन दैट ही एंड हिज वाइफ रन्स। एक फाउंडेशन उन्होंने बना रखी है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसको प्यार से सिर्फ गेट्स फाउंडेशन भी कहा जाता है। और तो ये आपके सामने है, नेम इनका है बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, पद्म भूषण अवॉर्डी हैं ये, पद्म भूषण अवॉर्डी। पद्मा अवार्ड्स जो हैं इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिसमें पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर पद्मश्री होता है, राइट। तो कुछ 40-42 ऐसे शायद फॉरेनर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला। नॉर्मली तो ये इंडियंस को ही दिया जाता है, बट सम ऑफ द फॉरेनर्स हैव आल्सो रिसीव दिस अवार्ड, और उन्हीं में से एक हैं बिल गेट्स। One major reason is because he has been working keenly under his foundation, with the help of his foundation, he's been working keenly to make India probably AIDS free. एड्स के मरीजों के लिए या उस बीमारी से लड़ने के लिए भी इनकी फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा चैरिटेबल डोनेशंस दिए हैं, ठीक है। और अभी तक इनकी फाउंडेशन जो है उसने कुछ 40 बिलियन यूएस डॉलर का डोनेशन करा है, 40 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन यूएस डॉलर आज के हिसाब से होता है बच्चों 7,000 करोड़। 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ रुपए। और इन्होंने कुछ 40 बिलियन, 40 बिलियन का मतलब हो गया बच्चों 2,80,000 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। मोर देन 2,80,000 करोड़ they have already donated. That's huge. ठीक है। Now this is the list. जेफ बेजोस इसमें टॉप पे हैं विथ 145 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ ऑफ 2020। 2019 में इट वाज 131 बिलियन डॉलर, सो देयर हैज बीन अ पॉजिटिव 14.1 बिलियन डॉलर का एक्रेडिशन। बिल गेट्स इज ऑन द सेकंड पोजीशन, 104 बिलियन डॉलर्स। देन देयर इज बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। चलिए यहाँ का आपका होमवर्क होगा, आपको मुझे ये बताना है कि ये लोग क्या बिजनेस करते हैं, क्योंकि जेफ बेजोस को तो आप जानते हैं कि वो अमेजोन चलाता है। अब दुनिया का जो थर्ड रिचेस्ट आदमी है वो क्या धंधा करता है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली, ये पता करना है आपको। वॉरेन बुफे का नाम आपने जरूर सुना होगा, वॉरेन बुफे द फेमस इन्वेस्टर। इनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे, ठीक है, प्रोनाउंस किया जाता है बर्कशायर हैथवे, बर्कशायर हैथवे, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में गांव के नाम, शहरों के नाम के आगे गढ़ लगता है, पुर लगता है ना, रामपुर, लक्ष्मणपुर, सीतापुर, वैसे वहाँ पे काउंटीज के जो नाम होते हैं उन पे शर लगता है, तो लिखा हुआ शायर रहता है, जैसे कि योर्कशायर। क्रिकेट में जो लोग इंटरेस्टेड है उन्होंने जरूर इस तरह की काउंटीज के नाम सुने होंगे। यॉर्कशायर लिखा हुआ है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन इज यॉर्कशायर, यॉर्कशायर, ठीक है जी। तो बर्कशायर हैथवे is the name of the company of वॉरेन बुफे, ठीक है। आपको ना एक छोटा सा काम करना है बच्चों, गूगल पे सर्च करना है कि इसकी कंपनी के एक शेयर का क्या प्राइस है, एक शेयर का, सिर्फ एक शेयर का। ये कुछ बनाते नहीं है बाय द वे, ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, कोका कोला, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको मुझे बताना कि इनकी कंपनी के एक शेयर की कीमत क्या है, ठीक है। मार्क जकरबर्ग तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, आपका साथी जिसने आपको फेसबुक दिया, अब इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी, ठीक है। देन यू हैव लैरी एलिसन,
ये बताइएगा आप लोग, मुझे होमवर्क है आपका कि इनके बिजनेस क्या है। स्टीव बॉमर, अमांसियो ऑर्टेगा, लैरी पेज का नाम आपने सुना होगा, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, जिन्होंने गूगल बनाया था। ठीक है, देन यू हैव जिम वॉल्टन। तो इस तरह के ये नाम हैं। आपको बेसिकली एक होमवर्क सबमिट करना है। क्या होमवर्क सबमिट करना है? 2 होमवर्क इससे रिलेटेड हैं। एक तो आपको एक ऐसी सेम लिस्ट इंडिया के लिए बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम रखना है और यहाँ पे आपको उनके बिजनेस का नाम रखना है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और दूसरा, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसको कंप्लीट कर देना है इन द फॉर्म कि इसमें एक टेबल ऐड कर देना है बिजनेस नाम की, और उन सबके नामों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, सवाल ये कि सर क्या ये एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली बेटा ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम ही सिर्फ पास करना अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो शायद आपको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट I think of it as a long-term relationship wherein I would be able to somehow help you become more prepared for the corporate world, for the business world, for a lifetime of career wherein you would be hobnobbing with the top-notch professionals. आज आप चाहे गुजरात में हैं, चाहे कैलकाटा में हैं, चाहे यूपी में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, you have a very small circle of people that you are using to benchmark yourself कि भाई उसके इतने आए, मेरे इतने आए, वो इतने लाया, मैं इतने लाया। आप बहुत छोटे सर्कल में अपने आप को बेंचमार्क कर रहे हैं बच्चों। आने वाले समय में जब आप रिलायंस के लिए काम करना चाहेंगे, या बिरलास के लिए, या टाटास के लिए, या अम्बानीज के लिए, या बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एलआईसी के लिए, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए आप काम करना चाहेंगे, तो वहाँ पे तो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर, सब जगह के लोग आएंगे। हर तरह के व्यक्ति के साथ आपको compete करना पड़ेगा। And the objective is not to just somehow get a job and probably settle down. The idea is to move ahead, move forward, rise up. और देखिए, CS कोर्स के माध्यम से, contrary to what a lot of people would probably like to believe, but then you have to understand that CS gives you an opportunity to interacting with the board of directors. आज मैंने MBA किया, मैं लॉरियल में एसोसिएट ब्रांड मैनेजर था, बट स्टिल मैं कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं मिला, मेरा कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना भी नहीं हुआ, मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो तो बाय डिफॉल्ट बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन के किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको जो टॉप नॉच रूम है, हम लोग हमेशा हमारे टैगलाइन में या लोगों में भी हम बताते हैं क्लासरूम टू बोर्ड रूम, यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको क्लासरूम से बोर्ड रूम लेके जाएगा, अगर आप एक्चुअली वो कैलिबर रखते हैं, वो ड्राइव रखते हैं। आप अगर ये सोचेंगे नहीं मैं कोर्स खत्म कर लूँ और बस मुझे 40 लाख की जॉब मिल जाए और मुझे सीधा सीईओ कोई बना दे, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट देन इट एटलीस्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड एट द डोर, नॉट जस्ट स्टैंड एट द डोर बट नॉक द डोर एंड एंटर द डोर, जहाँ पे कंपनी के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली लोग बैठते हैं। तो उनसे जब आप बात करेंगे बच्चों, उनके सामने अगर आप अपने आप को हाईलाइट कर पाते हैं, अपने टैलेंट को हाईलाइट कर पाते हैं, देन ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये होमवर्क आप मुझे करके व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे। ओके, नंबर आपको पता है किस नंबर पे भेजना है, उस नंबर पे आपको ये फोटो भेजना है। चलिए, उसके बाद में अब ये एक व्यक्ति हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट व्यक्ति हैं ये, आज के माहौल के वन ऑफ माय फेवरेट पीपल राइट नाउ। कौन है ये व्यक्ति, जानते हैं, पहचान रहे हैं आप इन्हें? द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन इज इलॉन मस्क। क्या नाम है जी इस व्यक्ति का? सर इस व्यक्ति का नाम है इलॉन मस्क। कौन है जी इलॉन मस्क? इलॉन मस्क सबसे पहले उन्होंने बनाया पेपैल, द फर्स्ट एवर इंटरनेट बेस्ड पेमेंट रिसीविंग मैकेनिज्म which helped eBay and a lot of other websites to actually grow because the payment part was being taken care of.
तो पेपैल इन्होंने बनाया, काफ़ी पैसे कमाए पेपैल को बेच के, एंड rather than enjoying that money and probably gambling it off and being in Las Vegas, Caesar Palace में check in करने की बजाय, he put that money into good use by starting something called SpaceX. नाउ आप समझिए कि किस तरह के स्पेस में, किस तरह के बिजनेस में ये व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, जहां पे नासा काम कर रहा है। नासा, यूएस की मैं बात करूं तो नासा, ऑब्वियसली इंडिया की बात करेंगे तो इसरो आएगा। तो नासा जो कि शायद 50 सालों से काम कराया आ रहा है, उसके पास में गवर्नमेंट की फंडिंग है, सारा काम उसको मिलने वाला ही है। वहां पे एक प्राइवेट प्लेयर के लिए, वो भी एक इतना फाइनेंशियली ड्रेनिंग, फाइनेंशियली एब्जॉर्बिंग स्पेस, जो कि रिवॉर्डिंग भी शायद उतना नहीं हो, क्योंकि आपको क्या सक्सेस मिलेगी, क्या बेच पाएंगे, ये सब कह पाना बहुत मुश्किल है। वैसे स्पेस में कोई आना चाहे, पहली बात तो वही सबसे बड़ा चैलेंज है। बट देन ही एंटर्ड दैट स्पेस, ही ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट, कंगाल हो गए, बट इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड मूविंग एंड he somehow was able to make good space shuttles, and आज ये नासा के लिए काम करते हैं, नासा को ये शटल्स बना के भी देते हैं। एंड प्लस सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका जो था हाल फिलहाल में, वो ये रहा कि इन्होंने एक, नॉर्मली जो ये स्पेस शटल्स होते हैं बच्चों, ये जो स्पेस में जाने वाले बेसिकली जो रॉकेट्स होते हैं, ये रीयूजेबल नहीं होते, इनकी कोई लैंडिंग नहीं होती फ्लाइट की तरह। इनको ऐसा नहीं है कि लेके जाओ और फिर वापस लैंड कर दो। जो वियर एंड टेयर होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को क्रॉस करने में और वापस लेके आने में, उसके बाद में वो चीज़ खत्म हो जाती है और क्रैश लैंड होता है वो, और उसके बाद में नया बनाया जाता है नेक्स्ट मिशन के लिए। बट देन इन्होंने पैसिफिक ओशन में उसको सक्सेसफुली लैंड करवाया, विच वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ठीक है जी। उसके बाद में स्पेसएक्स से जब थोड़ा पैसा आने लगा, देन ही पुट ऑल हिज मनी इन टेस्ला। टेस्ला मोटर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी साइबर ट्रक करके उनका एक नया काफ़ी पॉपुलर वर्जन आने वाला है। तो टेस्ला की, टेस्ला अगेन अ वेरी वेरी निगलेक्टेड स्पेस, इलेक्ट्रिक कार्स कोई बनाना नहीं चाहता था, जो बनाना चाह भी रहे थे वो ऐसे ही बनाते थे कि उनको कोई खरीदना नहीं चाहता था, बिकॉज दे वर नॉट स्वैंकी, दे वर नॉट फास्ट, दे डिड नॉट हैव एनी पर्सनैलिटी। ऐसे तो इंडिया में अगर देखा जाए तो आपको शायद नाम पता हो, रेवा नाम की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो शायद चेन्नई में इन कार्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी, चेन्नई और बैंगलोर, आई एम नॉट श्योर। बट देन फिर इवेंचुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको, M&M ने इसको अक्वायर कर लिया और रेवा के नाम से वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने लगे। बट देन दोज कार्स वेयर ग्लोरीफाइड ऑटो रिक्शाज, आई मीन उनमें वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो क्लास नहीं है। लेकिन टेस्ला की कार्स अगर आप देखें तो दे कैन गिव अ रन फॉर मनी टू एनी ऑफ द जर्मन कार मेकर्स लाइक मर्सिडीज, BMW, ऑडी, किसी के भी सामने इनको खड़ा करा जा सकता है, एंड दे विल बी एबल टू hold their steed. And plus they were fast and they could work, they could do longer hours, longer kilometers for a single charge. Plus he built up an entire ecosystem. टेस्ला ओनर को कभी पे नहीं करना पड़ता अपनी कार्स को चार्ज करने के लिए, उसका पूरा इकोसिस्टम बनाया कि आप कहीं पे भी अपनी कार्स को चार्ज भी कर सकते हैं। और उसके बाद में टेस्ला हैज़ बीन, आज की अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों, आज का अगर मैं आपके साथ ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल मार्केट का मैं आपके सामने एक छोटा सा डेटा रखता हूं। नंबर 1 इज टेस्ला मोटर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है जी, मैं मार्केट वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता कि मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है तो देख लें। मार्केट वैल्यूएशन इज बेसिकली total number of shares into market price of one share। ठीक है जी, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब आज के आज अगर मैं आपके सारे शेयर्स खरीदना चाहूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। आज के आज अगर मैं आपकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीदना चाहूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी सर, समझ में आई तो बहुत बढ़िया। तो आज मैं अगर आपके साथ में बेटा मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक छोटा सा ये डेटा शेयर करूं, तो सॉरी मैंने शायद मार्केट वैल्यूएशन लिखा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाँ,
नंबर 1 पे टेस्ला मोटर्स है, नंबर 2, 3, 4 इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं और उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है उससे ज़्यादा टेस्ला मोटर्स की अकेले की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. और कैसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जो है वो ठीक है, हो सकता है कि ये वैल्यू थोड़ी इन्फ्लेटेड हो और थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लग रही हो, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिसमें टोयोटा जैसे कंपनी के नाम आते हैं, सेकंड इज ऑब्वियसली टोयोटा, टोयोटा मोटर्स, फोक्सवैगन. फोक्सवैगन जो है वो फोक्सवैगन नाम से गाड़ियां बनाता है, बेंटली नाम से गाड़ियां बनाता है, स्कोडा के नाम से गाड़ियां बनाता है. ये सारी ब्रांड्स वो ओन करता है. उसके बावजूद टेस्ला मोटर्स जो है वो टोयोटा, फोक्सवैगन और एक और जो कंपनी है जो शायद मर्सिडीज बनाती है, डैमलर, उन सबकी वैल्यूएशन से भी ज्यादा वैल्यूएशन टेस्ला मोटर्स की है. ठीक है. सो ये कमाल का बंदा है इलॉन मस्क. अभी इसका करंट ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी उसका है वो क्या है? उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है. वो कह रहा है कि मार्स पे जीवन संभव है और मार्स पे हम लोग कॉलोनाइजेशन करेंगे. और ये शेख चिल्ली वाली बातें नहीं कि गांजा फूक के कुछ भी बोल दिया. ठीक है जी. Elon Musk has promised to send 1 million people to Mars by 2050. He plans to build fleet of 1,000 Starship rockets over 10 years, send 3 flights to Mars per day, carry 100 passengers per flight. It would take roughly 9 years to transport 1 million people. ठीक है जी. कि भैया मार्स पे मैं लोगों को भेज के रहूँगा और कुछ इस तरीके के पॉड्स बन जाएंगे और इन पॉड्स में लोग आराम से सरवाइव कर पाएंगे. उनका इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी हर चीज़ उनको यहाँ पे मिलेगी. अनदर वन ऑफ हिस प्रोजेक्ट जो कि अब तो बहुत जल्दी ऑपरेटिव हो जाएगा बहुत सारी जगह पे, दैट इज हाइपर लूप. ये हाइपर लूप जो है इसमें लगभग 750-800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करेगा. ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये टच करेगा. 750-800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो आपका ट्रैवल टाइम इज़ 1.5 आवर्स. 1.5 आवर्स में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे विदाउट फ्लाइंग, बाय द वे. हाँ, विदाउट फ्लाइंग. तो इस तरह की चीज़ें ही इज़ डूइंग. एंड सम ऑफ हिज आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन्स की अगर मैं बात करूं तो ये टेस्ला की गाड़ी है, इसका नाम है रोडस्टर. एंड उसने एक एक्चुअल कार ली और उसको अपनी स्पेस शटल में डाला और एक मैनीक्वीन यानी कि पुतला लिया. उस पुतले को एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम पहनाया और इस कार को एक्चुअली स्पेस में छोड़ दिया. सो दिस इज एन एक्चुअल इमेज कि स्पेस में इस गाड़ी को छोड़ा गया है. नाउ द आइडिया इज वो खुद कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद शटल बनाता है, उसके लिए स्पेस तक इस चीज़ को पहुंचाने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आई. लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मीडिया था, इट वेंट बर्सर्क, इट वेंट गागा, इट वेंट क्रेजी. एंड हर जगह पे ये चर्चा था. एंड दैट्स अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी दैट नो मनी कैन बाय. एंड लोग उसकी जो इसेंट्रिसिटी है उससे इम्प्रेस होते हैं. एंड एनी विच वेज इस तरह के प्रोडक्ट्स को शायद एक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी आदमी या बहुत ज्यादा कॉमन सोच वाला व्यक्ति जल्दी से खरीदना भी नहीं चाहेगा. ही वुड बी मोर देन कंफर्टेबल टू स्टिक टू व्हाट एवरीबडी इज बाइंग, व्हाट इज मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ. बट जो ये थोड़े इसेंट्रिक लोग हैं, थोड़े आइकॉनिक लोग हैं, वो सबसे पहले मूवमेंट करते हैं और फिर इवेंचुअली उनके बाद में पूरी की पूरी भीड़ उस दिशा में जाती है. तो अभी वो मूवमेंट हो रहा है. और साइबर ट्रक जो है टेस्ला का, वो अभी तक तो उसकी डिलीवरी होने में शायद 1 साल अभी भी बाकी है. बट फिर भी वो डेली बेसिस पे रोज के शायद सैकड़ों ट्रक्स की बुकिंग ले रहे हैं और लोग पेमेंट कर रहे हैं टू गेट दैट ट्रक. ठीक है जी. And इसके अलावा another reason, I mean, all of this is his business side, all of this is his technology side. Another reason why I love Elon Musk a lot is because कि वो बंदा he doesn't take himself very very seriously. आप देखिए उनके कुछ tweets हैं. उन्होंने ट्वीट करा कि टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई. IMO का मतलब हो गया इन माय ओपिनियन. सो दिस इज हिज जेन्युइन ट्वीट. वो आज टेस्ला का मालिक है
वो आज टेस्ला को रन कर रहा है। वो खुद ही लिख रहा है ट्विटर पे कि मुझे लगता है कि टेस्ला का मार्केट प्राइस जो है काफी हाई है इन माय ओपिनियन। आप कल्पना कर सकते हैं, इस एक ट्वीट के बाद में टेस्ला के प्राइसेस गिर गए शेयर के। तो किसी बंदे ने जवाब दिया, डूड आई जस्ट लॉस्ट $10,000 बिकॉज ऑफ दिस ट्वीट। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज का। तो WTF इज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होगा शायद, इज रॉन्ग विद यू। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि भाई आई एम सेलिंग ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल पोजेशंस, विल ओन नो हाउस। और फिर वाकई में उसने अपने घर बेच दिए कि भाई मुझे तो ये चीज़ों पे उतना मोह नहीं है। सो व्हेन यू सी समवन जो कि कैपिटलिज्म की मिसाल है, जो कि बिजनेस दुनिया में काम कर रहा है, वो कहता है कि नहीं भाई मुझे वर्ल्डली पोजेशंस नहीं चाहिए, घर वर बेच दूंगा, मैं नहीं ओन करूंगा, अपनी कंपनी के शेयर प्राइस को ज़्यादा बताता है। और जो सबसे बड़ी बात जिसको सुन के शायद आप भी बहुत ज़्यादा इनका सम्मान करें, वो ये कि नॉर्मली जब कोई बिजनेसमैन बेटा कोई चीज़ इन्वेंट करता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जानते हैं IPR बोल के एक चीज़ होती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये फुल फॉर्म्स मुझे पता है ना, ये सब नहीं पता, ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पता नहीं क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, IPR जिसको अपने कहते हैं, हर कोई उसको लेना चाहता है कि भाई मेरी इन्वेंशन है, मैंने इस चीज़ का इजाद किया है, मैं नहीं चाहता कि इसका फ़ायदा कोई और उठाए, कोई और ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करे और पैसे कमाए। ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में लोग पेटेंट करवाते हैं, आपने सुना होगा बेटा। पेटेंट करवाते हैं तो उनको लगभग 20 साल का प्रोटेक्शन मिल जाता है कि आने वाले 20 साल तक भाई आपकी मर्जी के बिना इसे ना कोई बना सकता है ना बेच सकता है, आप ही बनाइए आप ही बेचिए मजे कीजिए, आपके अलावा कोई और इस प्रोडक्ट में डील नहीं कर सकता, अनलेस आप खुद उसे लाइसेंस दे दें, आप उसे परमिट कर दें, तो एक अलग बात है। ठीक है जी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। बट इलॉन मस्क इकलौता ऐसा बंदा है, वो जो चीजें इन्वेंट करता है वो उन चीजों का पब्लिक डोमेन में सारा नॉलेज छोड़ देता है, शेयर कर देता है, डायग्राम शेयर कर देता है, मॉडल शेयर कर देता है कि भाई आपको बनानी है शटल बना लो, आपको बनानी है ऐसी कार बना लो, आपको बनानी है ऐसी बैटरी बना लो, मुझे कोई ऐसा एकाधिकार रखना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में? आज वो सोलर पैनल्स की दुनिया में काम कर रहा है, विंड एनर्जी की दुनिया में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, स्पेस एक्स का काम कर रहा है, हाइपर लूप पे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम कर रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ का पेटेंट अपने पास में नहीं रख रहा और रादर शेयर करे जा रहा है उसके डिज़ाइंस। टॉप 25 ऑटो मेकर्स का ये लिस्ट है, जिसमें से मैंने टॉप 10 का स्नैपशॉट लिया है। आप देखिए टेस्ला जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $326.79 बिलियन। टोयोटा की लगभग उससे आधी है 176, फोक्सवैगन की उससे आधी है 80, और होंडा की उससे भी आधी है 45.55, और डाइमलर, ये लोगो आप पहचान रहे होंगे, मर्सिडीज का लोगो है ये, डाइमलर का 45.07। देखो यहाँ कंपटीशन है सारा, यहाँ तो आप अगर देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, 326 के बाद सीधा 176, 176 के बाद सीधा 80, 80 के बाद सीधा 45। तो ऐसा कहा जाता है हमेशा दैट देर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, देर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। ऑलवेज रूम एट द टॉप का मतलब क्या हुआ जी? पिरामिड जैसी दुनिया होती है, यहीं सारी भीड़ होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो यहाँ बहुत जगह होती है, क्योंकि यहाँ कोई होता नहीं है, यहाँ उतना भीड़ नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ टेस्ला के साथ है। तो आप देख लीजिए 176 प्लस 80 अगर मैं करता हूँ तो लगभग 255 होगा, 255 प्लस 45 करता हूँ तो 300 होगा। तीनों को ले भी लेता हूँ तो भी मैं टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच नहीं कर पा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तकरीबन 1761 का एक शेयर का, 1761 US डॉलर है, उसका एक शेयर लिया है। चलिए, उसके बाद में एक और व्यक्ति को पहचानना है जी। क्या आप इस व्यक्ति को पहचान पाएंगे? कौन है जी ये व्यक्ति? फोन पे बात कर रहा है बेचारा, सभ्य सा बच्चा है। नहीं? अब प्रयास कीजिए पहचानने का। नहीं? दिस इज वॉरेन बफे। ठीक है, दिस इज बिल गेट्स। बिल गेट्स ने ये फोटो शेयर करते हुए कहा था कि वॉरेन बफे इट्स लाइक अ 13-year-old चाइल्ड।
13-year-old, 5-year-old child शायद. Basically, Warren Buffett eats like as if a child who has never grown up. यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, तो वो आज भी क्या खाता है, बर्गर्स खाता है और कोला पीता है, आइसक्रीम खाता है, और यही उसका लंच है, यही उसका डिनर है, और यही उसकी एपेटाइट है, यही खाना है, यही खुराक है उसकी. और एक और चीज़ उसने शेयर करी कि वॉरेन बफे के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो रिच, ही डजंट बिलीव इन वेस्टिंग मनी. तो वो आज भी अपने छोटे से घर में ही रहते हैं, नॉर्मल सी गाड़ी खुद ही चलाते हैं, मोबाइल लैपटॉप का शौक नहीं रखते हैं. ऐसा कहते हैं वो, उनका ऐसा मानना है कि सुबह उठ के मैं 6 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसमें मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सारी मिल जाती थी. यहाँ पे बिल गेट्स ने इनकी टांग खींचते हुए कहा कि इतना कंजूस आदमी है. आज भी देखो मैकडॉनल्ड्स में आया तो पेमेंट कैश में नहीं कर रहा, कूपन्स में कर रहा है. इधर उधर से जो कूपन जिसने जुगाड़े हुए थे, इकट्ठा करे हुए थे, उन कूपन्स के थ्रू ये मैकडॉनल्ड्स में व्यक्ति पेमेंट कर रहा है. ठीक है जी. तो ये वॉरेन बफे हैं, कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे, उसके सीईओ हैं. रियल टाइम नेटवर्थ, ये डेट पुरानी है, मैंने आपको लेटेस्ट दिया है 7,220 करोड़ रुपए. 7,220 करोड़, सॉरी रुपए बोला मैंने, 7,220 करोड़ डॉलर इंटू 70 कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कितने रुपए. इन्हें क्या कहा जाता है? नोन एज द ओरेकल ऑफ ओमाहा. ओमाहा इज द नेम ऑफ द प्लेस जहां से वॉरेन बफे हैं. ओरेकल, ओरेकल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ओरेकल वर्ड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भविष्य बताता है. ओरेकल वर्ड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भविष्य बताता है, फॉर्चून टेलर. आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो सीरीज है, नहीं? मैट्रिक्स रेवोल्यूशन वगैरह, तो उसमें ओरेकल के पास वो लोग जाते रहते हैं बार बार. कियानू रीव्स और सैमुअल जैक्सन वो जाते हैं, चम्मच वम्मच घुमा रहा है, ये देखा है कि नहीं? वो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा. तो बंदी जो होती है वो ओरेकल होती है जो भविष्य जानती है. तो इन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा क्यों कहा जाता है? कि भाई इन्होंने इतने सारे सौदे करे शेयर बाजार में और सब में फायदा ही हुआ. इट वाज एज इफ ही इज अ पर्सन हु कुड इजीली टेल व्हाट लाइज अहेड. ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज ऑलवेज एबल टू गेस व्हाट द फ्यूचर वुड बी लाइक. विजर्ड भी कहा जाता है. विजर्ड का मतलब जादूगर होता है. आपकी जनरेशन तो हैरी पॉटर पे बड़ी हुई है, तो आई एम श्योर आप लोगों को विजर्ड का मतलब पता होगा. तो फेज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इज एक्चुअली द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम. इस बर्कशायर हैथवे ओन्स मोर देन 60 कंपनीज इंक्लूडिंग जेलको, ड्यूरासेल जो बैटरीज होती हैं, डेयरी क्वीन वहाँ का अमूल है. सन ऑफ यूएस कांग्रेसमैन, ही फर्स्ट बॉट स्टॉक एट एज 11. कांग्रेसमैन मतलब बेटा तुम समझ लो वहाँ का पॉलिटिशियन. ठीक है. एंड फर्स्ट फाइल टैक्सेस एट एज 13. 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया, इतनी उनकी इनकम होने लग गई. 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टॉक खरीदा और वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट 11 एंड आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. ठीक है. तो आप लोग बच्चों 18 साल के हो गए हैं, 19 साल के हो गए हैं, सो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज आज कोई भी एक ढंग की कंपनी का नाम मैं अगर आपको बताऊं, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज लाइक ऑब्वियसली रिलायंस तो है ही, बजाज फाइनेंस है और HDFC है. इन कंपनीज के बारे में अगर मैं बताऊं, बजाज फाइनेंस के बारे में अगर बताऊं कि भाई बजाज फाइनेंस में किसी ने अगर 2004 में 2005 में लाख रुपए डाल दिया होता तो वो आज 20 करोड़ रुपए बन गया होता. सो दैट्स द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट्स, दैट्स द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट्स. ठीक है. इन्फोसिस में किसी ने शुरू में इन्वेस्ट कर दिया होता लाख रुपए तो 600 करोड़ रुपए बन गए होते. सेम इसी तरह की स्टोरीज रिलायंस वगैरह के लिए भी हैं. तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछेंगे कि पिताजी आप क्या कर रहे थे 2020 में? व्हाट द हेल वर यू डूइंग? कोरोना काल आया हुआ था, शेयर प्राइसेस टूटे हुए थे, शेयरों के प्राइस कम थे, आपने क्यों नहीं खरीदा? लाख रुपए आपने क्यों नहीं डाल दिया ऐसी कंपनी में जो कि आज करोड़ों रुपए की बन जाती? तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप जाके आज ही पापा से लाख रुपए लेके जाके शेयर बाजार में डालो, बट थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करो बच्चों. थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स के बारे में एक एक्टिव इंटरेस्ट पैदा करना स्टार्ट करो शेयर्स के बारे में. देखो अगर नहीं है इंटरेस्ट ना, स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि तुमको इंटरेस्ट है.
ऐसा ऐसा एक्टिंग करो कि तुम्हें स्टॉक मार्केट्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हारे घर पे भी तो बुआ आती होगी, मासी आती होगी, जो आके तंग करती होगी कि मेरे बेटे ने इतने मार्क्स स्कोर करे, और फिर उनके जाने के बाद तुम्हें मम्मी कहती होगी देख नहीं सीख, नालायक, उससे सीख, देख चिंटू कितने नंबर लेके आया, तो कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये टॉर्चर से तो हम सबको गुजरना पड़ता है। तो अब से तुमको क्या करना है, जब से इस तरह के लोग, इस तरह की मासी मामी तुम्हारे घर आए, तो तुमको भी क्या करना है, ऐसे सीधा मोबाइल निकालना, कहना हाँ अच्छा ठीक है बीएससी पे ये चल रहा है क्या, अच्छा तो एक काम करो ना, आर्बिट्राज का देखो कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। हाँ नहीं 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 नहीं, ब्रोकरेज इतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हाँ खटैक, दो चार बार ऐसे झूठे झूठे कॉल करने के दिमाग उड़ जाएगा उनका। घर जाके अपने बच्चे को कूटेंगे कि तू साले पढ़ता रह गया, तेरे भाई को देख शेयर बाजार में पैसे कमा रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। इसी प्रिटेंशन के चक्कर में थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर भी आप पढ़ने लग जाएंगे। इसी प्रिटेंशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आप समझने लग जाएंगे, और शायद इसी प्रिटेंशन के चक्कर में आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा प्यार भी हो जाए। और एक बार वो हो गया तो मज़ा आएगा आपको भी बहुत। ठीक है, तो शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्टिंग के लिए ही सही, बट नॉलेज लेना शुरू करें बच्चों। ठीक है जी। उसके बाद में मैं आपको क्या बता रहा था कि he has committed to giving more than 99% of his fortune to charity. So far he has given away nearly 32 billion डॉलर, 32 बिलियन डॉलर बंदे ने खुद ही डोनेट कर दिया है आज तक। 32 बिलियन डॉलर का उन्होंने ऑलरेडी डोनेशन दे दिया है। With friend Bill Gates, he launched the Giving Pledge, asking billionaires to donate their wealth. तो इन्होंने एक फंड बनाया गिविंग प्लेज, जिसमें कि जितने भी बिलियनेयर्स थे उनको कन्विंस करा कि देखो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें जो मिला है, हमें भी वी आर सपोज टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। और बहुत सारे लोगों का, तकरीबन 100 लोगों को इन्होंने, जो उस तरह के टॉप नॉच बिलियनेयर्स थे, उनका सिग्नेचर लिया उस गिविंग प्लेज के लिए कि भाई आप लोग भी वादा कीजिए कि आप लोग भी ऐसा कुछ चांदला करेंगे, चंदा देंगे। तो 32 बिलियन डॉलर पर्सनली ये बंदा डोनेट कर चुका है। ठीक है जी। आइए अब मैं आपको वॉरेन बफे की कुछ फेमस कोटेशंस, आई एम श्योर आप लोगों ने वॉरेन बफे का नाम तो सुना होगा ना बच्चों। तो मुझे एक सवाल का जवाब देना कमेंट सेक्शन में, होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, कि इंडिया का वॉरेन बफे कौन है। इंडिया का वॉरेन बफे किसे कहा जाता है, ठीक है बताना। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। रूल 1 इज नेवर लूज मनी, रूल 2 इज नेवर फॉरगेट रूल 1। बहुत बढ़िया। Our favorite holding period is forever. What does this sentence mean? Our favorite holding period is forever. छोटा सा सवाल है ना। टेक 2 मिनट्स और सोच के मुझे बताओ, जल्दी से सोचो, मैं यहीं आसपास हूं। पर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ऐसे शेयर्स खरीदने हैं, इतना ध्यान लगा के, इतना सोच समझ के आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि जिंदगी में कभी उन शेयर को बेचने की जरूरत ना पड़े। कभी शेयर को बेचना ही नहीं है। क्यों नहीं बेचना है? सर अगर कोई शेयर है आपने 100 में खरीदा, 2 साल बाद 150 का हो गया, फिर 2 साल बाद 300 का हो गया, फिर 2 साल बाद 600 का हो गया, फिर 2 साल बाद 1200 का हो गया, तो ऐसे शेयर को क्यों बेचोगे? जिंदगी भर तो वो तुम्हें पैसे कमा के दे रहा ही, उसका वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है तो उसको कभी बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो तुम्हें बेचना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा वॉरेन बफे का मानना था, और इसलिए उसने कहा आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर तुमने कभी जीवन में सोचा कि मैं इस कंपनी को 5 साल के लिए खरीदना चाहता हूं, तो एक दिन के लिए भी मत खरीदो। यानी कि आजकल का जो स्टॉक मार्केट का हिसाब किताब है, जहां पे कि सुबह लिया शाम को बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, कलकत्ता की भाषा में उसको फाटकाबाजी कहा जाता है, कि फाटका खेल लिया। तो ये फाटकाबाजी में ऑब्वियसली वॉरेन बफे का विश्वास बहुत कम था,
और ये बेंजामिन ग्राहम करके एक बहुत बड़े राइटर थे, इन्वेस्टर थे, उनको अपना गुरु मानते हैं। द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग शायद उनका एक किताब है, और उनकी बेसिस पे ये चलते थे। और उनका ऐसा मानना था कि भाई द बेस्ट टाइम टू सेल अ शेयर इज नेवर। आपको कभी भी शेयर को बेचना ही नहीं होता, आपको ऐसा शेयर खरीदना होता है जिसको कभी बेचने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको मुझे बताना है कि बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की कीमत क्या है। ठीक है, देखिए, उसकी कीमत पता करके देखिए कि फोरम मॉल में आप उससे एक दुकान खरीद पाएंगे कि नहीं। आगे चलते, फोरकास्ट में टेल यू अ ग्रेट डील अबाउट द फोरकास्टर, दे टेल यू नथिंग अबाउट द फ्यूचर। इसके थ्रू वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो फोरकास्ट होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती है, दे शुड बी ऑलवेज टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इट्स नॉट द गॉस्पेल, इट्स नॉट द ट्रूथ। जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो होगा ही होगा। बेसिकली ये जो फोरकास्ट होते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, वो बताते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनसे डिस्करेज होने की। You should take your own decision. You know, you keep doing the same thing and you keep getting the same result over and over again. This is very simple कि अगर आप कुछ अलग पाना चाहते हैं, नया पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। और अगर आप जो कर रहे हैं, जो पा रहे हैं, उसी को पाना चाहते हैं, तो कंटिन्यूसली उसे ही करते जाइए। ऐसा कहा जाता है कि आपको रिजल्ट कुछ और ही चाहिए, बट यू डोंट चेंज योर एक्टिविटीज, तो दैट इज वेरी फूलिश। जैसे अब आपको चाहिए कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लाना है, ठीक है। लास्ट ईयर मेरी स्टूडेंट रुचि, शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 2, ठीक है। उनका एक क्वेश्चन और करेक्ट होता, 2 क्वेश्चन और करेक्ट होते तो उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आता। तो नहीं, एक ही क्वेश्चन और करेक्ट होता तो ऑल इंडिया रैंक 1 आता, जॉइंट रैंक 1 आता उनका। 2 नंबर का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आता तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता। तो शी स्कोर्ड इन ऑल इंडिया रैंक 2। अब आपका भी अगर ऐसा ही कुछ सपने है कि भाई हमें भी कुछ ऐसा अचीव करना है, देन ऑब्वियसली आप आज तक जो करते आए हैं उससे कुछ अलग करना पड़ेगा ना, उससे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। टेल मी हु योर हीरोज आर एंड आई टेल यू हु यू विल टर्न आउट टू बी। यानी कि जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं। अब कुछ लोग संजय दत्त को अपना हीरो मानते हैं, कुछ लोग इमरान हाशमी को अपना हीरो मानते हैं, कुछ लोग सलमान खान को अपना हीरो मानते हैं, कुछ नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, कुछ शायद किसी टीचर को, किसी पेरेंट को अपना हीरो मानते हैं। तो जिस व्यक्ति को आप आइडलाइज करते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना हीरो मानते हैं, कहीं ना कहीं आप में उनके गुण आएंगे, कहीं ना कहीं आप उनके जैसा बनेंगे। तो इसीलिए इसने कहा है, टेल मी हु योर हीरोज आर एंड आई टेल यू हु यू विल टर्न आउट टू बी। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ अ वंडरफुल कंपनी, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। इसका मतलब क्या हुआ? समय जो है, वक्त जो है, वो एक वो अच्छी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दोस्त है। यानी कि आप 10 साल रिलायंस का शेयर ओन करोगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन 10 साल अगर आपने किसी मीडियोकर कंपनी का शेयर ओन कर लिया तो शायद आपको नुकसान हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए लिखा है, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ अ वंडरफुल कंपनी, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। यानी कि अच्छी कंपनी हाथ में आए तो जिंदगी में कभी बेचना मत, बुरी कंपनी में पैसे डाल दो तो रखना ही मत, निकाल देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में भी आपको कुछ देगा। Wall Street is the only place that people ride to in Rolls Royce to get advice from those who take the subway। ये सबवे का मतलब बच्चों जो वहाँ का मेट्रो है या ट्यूब रेल जिसको कहते हैं। तो बता रहे हैं कि लोग रोल्स रॉयस में आ रहे हैं, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे हैं और उन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जिनके पास खुद की गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो इसके 2 मतलब हैं। एक तो दुनिया का जो बैलेंस इम्बैलेंस है उसको भी दर्शाता है, और दूसरा ये भी है कि आपका जो विजन है, आप उसको किसी वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट की वजह से चेंज ना करें, क्योंकि उनका विजन लिमिटेड है, उनकी सोच लिमिटेड है, क्योंकि उनका जीवन का पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है। लेकिन आप बीइंग अ बिजनेसमैन, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा है, सो यू कैन टेक योर ओन कॉल इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। जैसे आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इंडिया में वॉल स्ट्रीट है दलाल स्ट्रीट, जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जिस गली में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट के एजेंट्स क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी होमवर्क कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। तो इसके साथ हमारे बिजनेस के बहुत सारे लीडर्स का काम हमने देखा। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और इसके साथ जो एसोसिएटेड होमवर्क है उसको सबमिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू,
बाय बाय।